Very good morning to all of you. This is Abhilasha Nahata from Layal Public School, and students, today we all are going to continue our chapter number 9 from your history textbook. The name of the chapter is The Making of the National Movement, 1870s to 1947. In our last class, we discussed about how the feeling of nationalism emerged, and we also have seen the making of the Indian National Congress. AOU may played a very critical, very important role. Very important role in bringing Indians from the various parts from the various regions together, from the various parts together. Even W.C. Banerjee presided the first session of the Indian National Congress. Now, our next topic for today is a nation in the making. It has often been said that the Congress in the first 20 years was moderate in its objectives and methods. Now, first of all, you all are supposed to understand the meaning of moderate. What is the meaning of moderate? कांग्रेस जो लीडर्स थे, कांग्रेस के जितने भी लीडर्स थे फर्स्ट 20 इयर्स में, यू कैन से 1885 से 1905 तक जो लीडर्स थे वो काफी मॉडरेट थे. मॉडरेट क्या होता है? मॉडरेट मींस moderates were very liberal in their objectives. बहुत ज्यादा लिबरल का मतलब क्या होता है? फ्री होते हैं. उनके ऑब्जेक्टिव्स बहुत ज्यादा लिबरल थे. वो बहुत ज्यादा कुछ डिमांड नहीं करना चाहते थे, बहुत ज्यादा कुछ डिमांड नहीं कर रहे थे. They believed in the goodness and justice of the British. उन्होंने इस चीज को बिलीव किया कि जो भी ब्रिटिशर्स हैं वो भी क्या है, हमारे लिए बहुत सारी चीजें उन्होंने डेवलप की है. उनकी अच्छाई के बारे में उन्होंने सोचा और उन्होंने जस्टिस के बारे में सोचा. इवन दे थॉट दैट द ब्रिटिश वुड बी काइंड एंड हम्बल टुवर्ड्स इंडिया. उनको ये भी लगा कि जो ब्रिटिशर्स हैं बहुत काइंड है, बहुत हम्बल है इंडिया को लेके. बट उनको उनके ट्रू नेचर के बारे में कुछ टाइम के बाद ही पता चल पाया. मॉडरेट लीडर्स जो थे उन्होंने क्या है, बहुत सारे स्पीचेस, आर्टिकल्स, ये सारी चीजें दी. बट मॉडरेट जो अर्लीस्ट आपके लीडर्स थे ना, उनके लिए यूज किया गया है. अर्लीस्ट लीडर्स जो बहुत ज्यादा लिबरल थे, जो जस्टिस पे, गुडनेस पे बिलीव करते थे और जिनका मानना था कि जो ब्रिटिशर्स हैं बहुत हम्बल हैं और बहुत काइंड हैं. और इनके जो ऑब्जेक्टिव्स थे, मॉडरेट्स के जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो क्या थे, अभी हम पढ़ते हैं. उसके बाद मैं वन बाय वन आपको पॉइंट बाय पॉइंट भी बता दूंगी कि मॉडरेट्स थे उनके डिमांड्स, मेन डिमांड्स और मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे. During this period, it demanded a greater voice for Indians in the government and in administration. Now, very first and the main demand of the moderates, greater number of Indians in administration and government. उनका मानना था कि इंडियंस जो हैं गवर्नमेंट में और एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट में इंडियंस का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा होना चाहिए. If it wanted the legislative councils to be made more representative, given more power and introduced in provinces where none existed. अब सेकेंड जो मेन डिमांड थी उनकी थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में भी इंडियन मेंबर्स का होना जरूरी है. और काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को, लेजिस्लेटिव यू कैन से कि लॉ मेकिंग जो बॉडी है उसके लिए टर्म यूज किया गया है. यहाँ पे जो काउंसिल्स हैं, यहाँ पे इनको ज्यादा से ज्यादा पावर मिलनी चाहिए और जितने भी प्रोविंसेस हैं वहां जहां पे लेजिस्लेटिव्स नहीं है वहां पे लेजिस्लेटिव्स का होना जरूरी है. आप सबको पता है उस टाइम पे उत्तर प्रदेश, बंगाल, आपका मुंबई, बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस थे. तो इनका कहना था कि जितने भी प्रोविंसेस हैं वहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का, लॉ मेकिंग बॉडी का होना जरूरी है. उनको ज्यादा से ज्यादा पावर देनी है. नेक्स्ट, it demanded that Indians be placed in high positions in the government. For this purpose, it called for civil service examinations to be held in India as well, not just in London. अब as you all know कि अब ब्रिटिशर्स ने जो है इंडियन सिविल सर्विस जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया था. और
उन्होंने बोला कि इंडियंस जो है उनकी पोजीशंस भी गवर्नमेंट में हाई पोजीशन में होनी चाहिए, ओनली ब्रिटिशर्स की ही हाई पोजीशन नहीं होनी चाहिए। और इस पर्पस के लिए उन्होंने डिमांड किया कि जो एग्जामिनेशन है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस जो हैं वो इंडिया में भी होने चाहिए, लंदन में ही, इंडिया और लंदन दोनों में ही होने चाहिए। पहले लाइक priority Indian civil services examinations to be held only in London, but now they demanded it should be held simultaneously in England and in India too. ठीक है, इंडिया में भी और इंग्लैंड में भी जो है, मतलब इंग्लैंड लंदन के लिए बोल रही हूँ, लंदन में भी होना चाहिए। Now next demand, the demand for Indianization of the administration was part of a movement against racism, since most important jobs at the time were monopolized by white officials and the British generally assumed that Indians could not be given positions of रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ अब उन्होंने क्या कहा था कि इंडियनाइजेशन, हायर पोजीशंस में जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट में हायर पोजीशन में खाली व्हाइट पीपल का ही नहीं, उन्होंने बोला कि इंडियंस का भी होना जरूरी है। रेसिज्म अगेन मतलब कि कलर के बेसिस पे वो जो डिस्क्रिमिनेशन होता था कि ये इंडियंस हैं, हम ब्रिटिशर्स हैं, तो उनको ब्रिटिशर्स को हाई पोजीशन दे दी गई थी। अब जितनी भी इंपॉर्टेंट जॉब्स थी वहां पे मोनोपोली हो गया था। मोनोपोली मतलब एक सिंगल, जहां पे कोई कंपटीशन नहीं होता है। तो जो व्हाइट पीपल है, ब्रिटिशर्स हैं, ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं, उन्हीं को खाली इंपॉर्टेंट जॉब्स हमें नहीं देनी है। जो और ब्रिटिशर्स का क्या मानना था कि इंडियंस जो हैं उनको हम रिस्पॉन्सिबल जॉब्स नहीं दे सकते हैं। Since British officials were sending a major part of their large salaries home, Indianization, it was hoped, would also reduce the drain of wealth to England. अब बोले कि अगर इंडियंस का ज्यादा से ज्यादा अगर इम्पोर्टेंट जॉब्स जो है, रिस्पॉन्सिबल जॉब्स में इंडियन का कंट्रीब्यूशन होगा, तो इंग्लैंड की जो वेल्थ है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऑब्वियसली ये ब्रिटिशर्स का मानना था कि इंडियंस की वेल्थ कम हो जाएगी। ये इंग्लैंड में क्योंकि जो जितने भी ऑफिसर्स थे वो अपनी सैलरी का लार्ज पार्ट कहाँ सेंड किया करते थे, वो सेंड किया करते थे अपने घर में, अपने इंग्लैंड में भेजा करते थे, अपने घरों में भेजा करते थे सैलरीज, अपने घर पे इंग्लैंड में भेजा करते थे। तो उन्होंने बोला कि इंडियनाइजेशन, इंडियंस के पास अगर इंपॉर्टेंट जॉब्स होगी तो हमारी जो वेल्थ है जो इंग्लैंड जा रही है वो भी कम हो जाएगी। अदर डिमांड्स इंक्लूडेड द सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। पहले जो था एग्जीक्यूटिव पार्ट से जो है कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव एक ही पार्ट था, अब उनकी डिमांड थी कि जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से क्या कर दे, सेपरेट कर दे, और जो आर्म्स एक्ट इंट्रोड्यूस किया था उसको रिपेल कर दे। रिपेल कर दे मतलब उस लॉ को अंडू कर दे, एंड कर दे ऑफिशियली। टू अंडू लॉ, टू ऑफिशियली एंड द वैलिडिटी ऑफ समथिंग सच एज अ लॉ, उसका मतलब होता है रिपेल, कि जो आर्म्स एक्ट है उसे रिपेल कर दीजिए। और जो लोगों को जो है, जो वर्नाकुलर एक्ट था उसको भी रिपेल करने की डिमांड की थी। द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दे डिमांडेड फॉर फ्रीडम एंड स्पीच, freedom of speech and expression. The early Congress also raised a number of economic issues. It declared that British rule had led to poverty and famines. Again, अब यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे एक इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन बताया जा रहा है। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कि ब्रिटिशर्स जो है वो क्या कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स ने अपने लॉज लगाए, अपने सेल्फिश मोटिव से उन्होंने लॉज इंट्रोड्यूस किए, बहुत सारे लॉज इंट्रोड्यूस किए, और इससे जो है इंडिया बहुत ज्यादा पुअर हो चुका है। हमें बहुत सारी फेमाइन सिचुएशंस जो है वो हैंडल करनी पड़ी है, हमें फेस करनी पड़ी है। जो लैंड रेवेन्यू है वो इंक्रीज हो चुका है, जिससे पीजेंट्स और जमींदार जो है वो भी बहुत ज्यादा पुअर हो चुके हैं। अब वो भी जो है इम्पॉवरिश मतलब मैल न्यूट्रिशियस हो चुके हैं। जो ग्रेन्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा ग्रेन्स यूरोप में क्या है एक्सपोर्ट किया जाता है, जिससे कि फूड शॉर्टेजेस हमें फेस करनी पड़ रही है।
So the Congress demanded reduction of revenue. आप देख रहे हो जो मॉडरेटर्स थे उनके जो डिमांड्स थी बहुत ज्यादा सिंपल थे, उनको एज सच कुछ नहीं चाहिए था, वो ब्रिटिशर्स को भेजना भी नहीं चाहते थे, उनका मेन था कि आप ये सारी चीजें जो हैं हमारी डिमांड्स कंप्लीट कर दीजिए। तो इनका एक डिमांड था कि रिडक्शन, जो रेवेन्यू रिडक्शन है वो हो जाए, मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो है उसमें ज्यादा कम से कम मिलिट्री एक्सपेंडिचर हो, इरिगेशन के लिए ज्यादा से ज्यादा फंड्स हो। It passed many resolution on the salt tax, treatment of Indian laborers abroad. Even they wanted कि जो जितने भी इंडियंस फॉरेन लैंड में रह रहे हैं उनको प्रोटेक्शन मिले। इवन उनका बोलना था कि जो पोवर्टी ग्रो हो रही है उसके लिए इंक्वायरी हो। इवन रेगुलर फेमाइंस में जो अक्रेंस हो रही है रेगुलर फेमाइंस का, उसके लिए भी इंक्वायरी हो, क्या रीजंस हैं। तो ऐसे सारे रीजंस को हमें क्या करना चाहिए, वो कम कर देना चाहिए। ऑल दिस एंड द सफरिंग्स ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स की जो भी ट्राइबल पीपल थे, फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, ठीक है, उनके लिए भी लॉ लगा दिए गए थे। तो वो चाहते थे कि वो क्या हो सके वो आप हटा दीजिए। All this shows that despite being a body of the educated elite, the Congress did not talk only on behalf of professional groups, zamindars or industrialists. एजुकेटेड इलाइट मतलब बेस्ट से बेस्ट एजुकेटेड पर्सनालिटीज जो थे, एजुकेटेड लीडर्स थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उन्होंने प्रोफेशनल ग्रुप्स या इंडस्ट्रियलिस्ट या जमींदार नहीं, ट्राइबल पीपल तक की जो है उन्होंने बात की थी। ठीक है, उन्होंने बोला जो भी प्लांटेशन में वर्कर्स हैं उनकी कंडीशन को इम्प्रूवमेंट के लिए बात की। दे डिमांडेड फॉर द अबॉलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स। इवन उन्होंने बोला कि जो इंडियन वेल्थ ब्रिटेन में जा रही है वो जो है वो कम होनी चाहिए। The moderate leaders wanted to develop public awareness about the unjust nature of British rule. They published newspapers, wrote articles, and showed how British rule was leading to the economic ruin of the country. They criticized British rule in their speeches and sent representatives to different parts of the country to mobilize public opinion. They felt that the British had respect for the ideals of freedom and justice, and so they would accept the just demands of Indians. What was necessary, therefore, was to express these demands and make the government aware of the feelings of the Indians. So, their most important demand was to aware the government about the feelings of Indians, and so to justify their demands, moderators wrote articles in newspapers and journals. They tried to expose the true nature of the British to their countrymen, or you can say the people of India. They had a firm belief that their moderate demands would be accepted by the British की, और वो ब्रिटिशर्स को इतना अच्छा मानते थे कि उन्होंने बोला कि ये हमारी जो फर्म डिमांड्स है, हमारी जो डिमांड्स हैं, ये जस्टिफाइड डिमांड्स हैं, वो ब्रिटिशर्स जो है वो मान जाएंगे। अब इसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मॉडरेटर थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और यू कैन से कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर ऑफ दिस मॉडरेट ग्रुप, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर थे। Now just look at this pink box. In pursuit of gold. This is what a moderate leader Dinshaw Wacha wrote to Naroji in 1887. Firoz Shah is nowadays too busy within his personal work. They are already rich enough. Mr. Telang too remains busy. I wonder how, if all remain busy in the pursuit of gold, can the progress of the country be advanced? Now, like Dinshaw Wacha, he was trying to aware Dadabhai Naroji about the work, about the educated elite or the delegates of the Indian National Congress कि फिरोज शाह भी बहुत बिजी हैं, मिस्टर तेलांग भी बहुत बिजी हैं, वो तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा रिच है, तो उनको कोई प्रॉब्लम वैसे भी नहीं होनी है। ठीक है, तो ये जो
प्रॉब्लम थी जो एक कि लोग बहुत ज्यादा जो डेलीगेट्स हैं, जो मेंबर्स हैं, वो इतना ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, इस चीज को बहुत ही लीनियंटली ले रहे हैं। इस चीज को दादा भाई नौरोजी को वो है एक लेटर के थ्रू अवेयर करवाने की कोशिश करते हैं। Now let's move to our next topic, that is freedom is our birthright. You can say now we will talk about radical phase of the Congress. Radicalism की हम बात करेंगे, ठीक है, radical की बात करेंगे। Now first of all, what do you mean by the term radical? Radical means like now people were against the Britishers, against the मतलब फंडामेंटल वे में, कंप्लीट वे में वो जो थे अपने रूट से जो है जुड़ना चाहते थे, ठीक है। वी विल टॉक अबाउट इट।